नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको उत्पादों की बिक्री से जुड़े हुए नियम कानून की जानकारी देंगे, साथ में इससे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान भी करेंगे। उत्पाद कर जब जीएसटी के अंतर्गत आते हैं, 2017 में वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी के कई राज्य और केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया गया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर। माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कर लागू हुआ। जीएसटी कराधान में समानता लाता है और इसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया है। अप्रत्यक्ष करों एक ऐसा कर है जो कि आय या फिर मुनाफे की बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया गया है और साथ ही जीएसटी के इन दोनों मुख्य भागों विभाजित हैं। और बता दें आपको कि इसमें एक है सीजीएसटी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और दूसरा एसजीएसटी राज्य वस्तु एवं सेवा कर है, जो कि राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। सहज भाषा में जीएसटी को दो मुख्य स्तर पर लागू किया गया है, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। विस्तृत रूप से जीएसटी को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जीएसटी लगाने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर करों या व्यापक प्रभाव समाप्त हो गया है और उत्पाद की बिक्री कर और जीएसटी पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ऋषिपाल जी, आपको विषय से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 0120612793 पर कॉल करें या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो ऋषिपाल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिपाल जी, पहला और महत्वपूर्ण सवाल ये कि जीएसटी क्या है, ये क्यों लाया गया है? देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, जीएसटी जो है उसको अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो गुड्स सर्विस टैक्स, यानी गुड्स का मतलब वस्तु और सर्विस का मतलब जो सेवाएं, यानी गुड्स का मतलब है कि आने वाली हर जो मैन्युफैक्चरिंग जो चीज है जिसमें मैन्युफैक्चर होता है, उत्पादन होता है, वो सारी की सारी। और उसके अलावा जो दूसरा सेक्टर होता है जिसके अंदर गुड्स नहीं होता, यानी कोई वस्तु नहीं होती, कोई सेवा होती है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम मेडिकल सर्विसेज की बात करते हैं, हम और किसी और प्रकार की सेवाओं की बात करते हैं। तो जितनी भी सेवाएं हैं, सेवाओं का भी अपना बहुत बड़ा बाजार है। वो सेवाएं बहुत बड़ी तादाद में जो है बिकती हैं और आगे सप्लाई होती हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग और बहुत बड़ी संख्या में लोग उसके अंदर जुड़े हुए हैं, अपनी नौकरी पेशा में जुड़े हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में उससे उत्पादन भी होता है और कर भी आता है। और दूसरा जो भाग है वो है वस्तु वाला, जो वस्तु से पैदा होता है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो एक नया टैक्स रिजीम लाया गया गुड्स सर्विस टैक्स के हिसाब से कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे मेरी जो पहले के बहुत सारे कानून थे, बहुत सारी स्टेजेस थी, बहुत सारे तरीके थे, बहुत सारे कानून थे, उन सारे कानूनों को खत्म करते हुए एक ऐसा कानून लाया जाए पूरे देश भर के अंदर। एक टैक्स की व्यवस्था हमारे देश में क्या थी कि बहुत सारे राज्य जो है वो एक अपने हिसाब से वहाँ की जो आप देखते हैं पृष्ठभूमि अलग अलग होती है, तो उस पृष्ठभूमि के हिसाब से कोई वस्तु कहीं पर महंगी मिलती है, कहीं पर सस्ती मिलती है, कहीं का उत्पादन ज्यादा होता है, कहीं पर किसी की शॉर्टेज होती है। और वही चीज जो है जब एक राज्य से दूसरे राज्य पे जाती है तो जाते जाते एक राज्य से अगर 2 राज्य हैं तो जरूरी नहीं कि दोनों राज्यों में उसके जो मूल्य है वो एक समान हो और उस पर लगने वाले कर भी अलग अलग होते थे। तो ऐसी स्थिति में भ्रांतियों को खत्म करने के लिए एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लाया गया। इसी आधार पर लाया गया कि जो टैक्सेस की जो व्यवस्था है उस टैक्सेस को हम सरल करें, क्योंकि जो इकोनॉमी को अगर कोई भी सरकार आगे बढ़ाना चाहती है तो विश्व स्तर के ऊपर भी उनको इस तरह का माहौल बनाना पड़ता है कि टैक्सेशन जो है हमारे व्यापारियों के लिए समस्या नहीं है। बहुत सारे टैक्स नहीं है, बहुत भिन्न प्रकार टैक्स नहीं है और बहुत छोटे बड़े टैक्स नहीं है। तो इस तरह से टैक्स की व्यवस्था की गई
कि सारे छोटे बड़े टैक्सों को खत्म किया जा सके और एक गुड सर्विसेज टैक्स जो है उसको लाया जा सके, उसकी स्लैब बनाया जा सके। तो महत्वपूर्ण जो कदम है, महत्वपूर्ण जो उसका पर्पस था, जो उद्देश्य था, वो यही था कि टैक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ा रिफॉर्म किया जाए। जो टैक्स की बड़ी बड़ी छोटी छोटी जो दुकानें खुली हुई थी, लोग परेशान थे। एक लोग कहते थे कि हाँ, भारत में लाल फीताशाही है, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बहुत ज्यादा टैक्स के लिए परेशान करते हैं। टैक्स को समझने का तरीका भी अपने आप में बहुत डिफरेंट था, बहुत अलग अलग था, बहुत सारे टैक्सेस थे। तो उन सारी बातों को खत्म करते हुए सरकार ने 2017 के अंदर जीएसटी को लाया, जिससे कि सारे टैक्सेस जो है खत्म हो सके और व्यापारिक रूप से जो व्यापारी हैं उनको पता हो कि भाई हमें एक ही टैक्स देना है, और न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन जो तरीके हैं उससे टैक्सेशन में सुधार होता है, टैक्सेशन के मामलों के अंदर, कानून के अंदर सुधार आता है और इकोनॉमी जो है उसको काफी बड़ा बूस्ट मिलता है। और लगातार आप देख रहे हैं कि हर कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि एक जो जीएसटी है उसका जितनी जीएसटी कलेक्शन होती है उसकी एक नया पैमाना बनता है और जीएसटी लगातार पहले से बढ़ता जा रहा है। जी अच्छा, ये बताइए कि जो सीजीएसटी है या दूसरा जीएसटी यानी एसजीएसटी है और तीसरा इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी के बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, ये तो आप हम सब जानते हैं कि जब भी व्यापारी किसी राज्य में कार्य करता है और उत्पादन करता है, और जो उत्पादन करता है वो सेवाओं का वस्तु का उत्पादन करता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कि केवल उस राज्य भर के जो संसाधन है उन संसाधन का इस्तेमाल होता है, बल्कि केंद्रीय संसाधन जो होते हैं उनका इस्तेमाल भी होता है। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी व्यवस्था लाई गई कि जिसको हम जो सीजीएसटी बोलते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी एक जो जीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, जीएसटी का जो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट जो राज्य है उस राज्य की जीएसटी के पास जाएगा, यानी स्टेट की। अगर मान लीजिए किसी चीज के ऊपर मान लीजिए टोटल 18% जीएसटी है, तो 9% की जीएसटी जो है वो सेंट्रल जीएसटी वो केंद्र सरकार के पास जाएगी, जिससे केंद्र सरकार के संसाधन है उन संसाधन का जो दोहन होता है, जो इस्तेमाल होता है, दोबारा से उन संसाधनों को और बेहतर बनाने के लिए आप देखते हैं कि अगर एक राज्य के अंदर हम देखते हैं कि अगर राज्य में उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन तो उस राज्य में नहीं हो रहा बल्कि उस राज्य से बाहर आने वाले लोग हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। तो न केवल राज्य स्तर पे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे काम भी होता है। तो इसलिए एक भाग राष्ट्रीय स्तर पे जाता है और दूसरा भाग राज्य स्तर पे जाता है। अब एक दूसरा जो है, कई बार एक कोई वस्तु जो उत्पादन होती है, कई बार तो उसी स्टेट के अंदर उसका उत्पादन हुआ और उसी स्टेट में उसका उपभोग हो रहा है या वितरण हो रहा है या बेची जा रही है, तो ऐसे इसमें जीएसटी और एसजीएसटी को स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को हम लगाते हैं। लेकिन कई बार एक वस्तु विशेष रूप से एक राज्य में बनती है और वो उस राज्य में नहीं बिकती बल्कि वो दूसरे राज्य में बिकती है, यानी इंट्रा स्टेट होती है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में बिकने के लिए ही जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो इंट्रा स्टेट जीएसटी होती है वो लगाया जाता है, जिससे कि उस व्यवस्था को एक जो आईजीएसटी का जो एक्ट है उसके हिसाब से उसको वसूला जा सके और उस कर का उस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सके। जी अच्छा, ये बताइए कि आम आदमी को उत्पादों पर जीएसटी लगने से कैसे फायदा होता है? देखिए, आम आदमी को सबसे बड़ा फायदा तो ये है, आम आदमी आम व्यापारी का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जीएसटी कर आने से पहले 1 करोड़ की बहुत बड़ी संख्या थी। इतनी संख्या थी कि लोगों को पता भी नहीं होता था कौन कौन से कर लगने हैं। एक्साइज भी लगना है और दूसरे सेल टैक्स भी लगना है, वैट भी लगना है, अलग अलग जो टैक्सेस की अलग अलग व्यवस्था थी। तो उस आम आदमी को जो अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्तर पर टैक्सेस जो देने पड़ते थे, उन टैक्सेस से सबसे बड़ी जो राहत है वो जीएसटी ने दी है कि जो छोटे छोटे टैक्सेस है, डिफरेंट टैक्सेस है, इन टैक्सेस को खत्म कर दिया गया। अब कोई भी वस्तु है, आपको पता होगा, अगर आप सामान खरीदने जाएंगे, मान लीजिए आप कोई अगर मकान बना रहे हैं, मकान को बनाने के लिए अगर आप कोई आप मेटेरियल ले रहे हैं, कोई बिजली का सामान ले रहे हैं या मान लीजिए कोई प्लम्बिंग का सामान ले रहे हैं, तो उस सामान के ऊपर 5,000 का 10,000 का है तो उसके ऊपर एक टैक्स होगा, जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी, केवल आपको वही देना होगा। अब उसको देने के बाद उसके अलावा कोई और किसी प्रकार का टैक्स आपसे वसूला नहीं जा सकता, ना ही ये बताया जा सकता है कि हाँ अब इस टैक्स ये बनता है और दूसरे को, ना ही उसको अब एक आम उपभोक्ता को इतनी ज्यादा परेशानी होती है कि वो जाने कि टैक्स वसूला जा रहा है वो कहीं गलत तो नहीं है। अब क्योंकि एक ही टैक्स है और बहुत जो बिल बनता है
उस पर डिफाइन होता है, गवर्नमेंट ने बता रखा है कि हाँ जी। इस वस्तु पे या इस सर्विस पे ये टैक्स लगेगा। तो एक आम उत्पादक के लिए, एक आम उपभोक्ता के लिए ये टैक्स की व्यवस्था है वो काफी आरामदायक। जी, कहा यह भी जाता है कि इससे छोटे कारोबारियों की मुसीबतें बढ़ी हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, एक व्यवस्था जरूर है कि जब से जो जीएसटी का जो मसला आया, और जीएसटी के अंदर, क्योंकि हम इससे पहले हम सब जानते हैं कि टैक्सेस के ऊपर बहुत बड़ी हिसाब से चोरी हुआ करती थी। उसका चोरी का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि जो टैक्सेस की जो गणना थी, टैक्सेस का जो कैलकुलेशन था, टैक्सेस की जो रिटर्न्स थी, वो फाइल होने के लिए पूरे एक साल मिला करता था, और कई 1-2 साल 3 साल के बाद भी टैक्सेस जो जमा हुआ करते थे जी। अब सबसे बड़ी जो जीएसटी में जो क्रांतिकारी जो परिवर्तन आता है कि आपको हर मासिक रूप से अपनी जो इनकम, अपनी जो सेल है, उस सेल को बताना होता है, उसके हिसाब से जीएसटी देना होता है। तो ये और हर 3 महीने में आपको फिर उसकी रिटर्न भरनी होती है। तो ये जो हर महीने आपको उसका बताना, आपके जीएसटी देना है, ये अपने आप में व्यापारी, एक छोटा व्यापारी समझता है कि मुझे हर महीने जीएसटी का हिसाब भी रखना है, मुझे व्यापार भी करना है, ये सारी चीज भी करनी है। तो शायद छोटा व्यापारी इसको मानता है कि हाँ ये थोड़ी सी परेशानी कि हर महीने जीएसटी देना, हर 3 महीने में कंपलसरी जो है रिटर्न जमा करना, तो ये थोड़े समय के लिए उस छोटे व्यापारी की समस्या हो सकती है। लेकिन अगर इसको हम एक बड़े स्तर पे देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये व्यवस्था जो है एक आदर्श व्यवस्था है, और न केवल हमारे देश में बल्कि और बहुत सारे देशों के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी इसी तरीके की जो टैक्स जो होती है, टैक्स की व्यवस्था चलती है। इसमें 1 या 2 टैक्सेस भी होते हैं, और उन टैक्सेस को हर छोटे अंतराल में देना होता है, जिससे कि उस टैक्सेस पर चोरी रोकी जा सके, उस टैक्सेस को कोई लेके भाग ना सके। कोई व्यक्ति उन्हें टैक्सेस चोरी करने के बाद वो बहुत लंबे समय तक मिल नहीं रहा, या जब तक वहां पर जांच अधिकारी पहुंचते हैं वो व्यक्ति वहां से गायब हो जाता है। तो उस छोटे समय में लगातार जब टैक्स जमा होता रहता है, तो उससे दूसरी बात यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनको हर महीने जो है टैक्सेस मिलता है, और हर 30 दिन में टैक्स मिलता है। तो उनके पास स्रोत जो है ज्यादा है, वो उसका और आम जनता के लिए और बेहतर तरीके से खर्च कर सकते हैं। लेकिन एक आम छोटे व्यापारी को जरूर लगता है कि ये व्यवस्था थोड़ी सी कठिन है। जी ठीक है, ये बताइए कि क्या बिक्री कर और वैट अलग से चुकाना होता है? नहीं, बिक्री कर और वैट, जब से ये व्यवस्था बनी है, हम देखते हैं कि जब से जीएसटी की व्यवस्था आई है, तब से आपको सेल्स टैक्स अलग से नहीं देना पड़ेगा। ना ही जो वैट है, वैट का मतलब वैल्यू एडिड टैक्स था। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु बन रही है, कोई वस्तु एक जगह पर बन रही है, वो रॉ मटेरियल उसका वो कहीं पे पैदा, वो उसका रॉ मटेरियल बना, उसका वहां पे आपने टैक्स दिया, उसके बाद उसमें और इम्प्रूवमेंट हुआ वहां पर, तो जहां जहां पे वैल्यू उसके बढ़ती जाती थी, वहां पर वैल्यू एडिड टैक्स देना पड़ता था, और सेल्स टैक्स भी। तो इन सारी व्यवस्था को जीएसटी आने के बाद आपको कोई और टैक्स नहीं देना होता। जीएसटी में ही स्टेट जीएसटी और जो सेंट्रल जीएसटी है, उसके अंदर ही आपके सारे जो टैक्सेस हैं वो कवर हो जाते हैं। हमारे साथ ऋषिपाल जी खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। ऋषिपाल जी, क्या बिक्री कर और वैट अलग से चुकाना होता है? नहीं, देखिए, जैसे हमने ब्रेक से पहले बताया था कि जब से ये नया कानून जो जीएसटी कानून है लागू हुआ है, तब से जो बिक्री कर है और जो वैट, जिसको हम वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं, उसको अलग से चुकाना नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जो वैल्यू एडिड टैक्स होता है, जब भी किसी वस्तु की वैल्यू में एडिशन होता था, तो वहां पर उस स्टेज के ऊपर कई बार 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक ही वस्तु पर 4-4 बार जो है टैक्स चुकाया जाता था, जब भी उसकी वैल्यू बढ़ती थी। तो उन सारी व्यवस्थाओं को खत्म करते हुए सेल टैक्स और वैल्यू एडिड टैक्स जो है अब उसको नहीं चुकाना होता है। केवल जो जीएसटी है वही एक प्रारूप है, उसी के द्वारा आपको जो है अपनी टैक्स की सारी व्यवस्था करनी है, और इसके अलावा आपको और कोई टैक्स नहीं चुकाना। ठीक है। क्या जीएसटी में सभी तरह की वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर समान होती है? नहीं, देखिए, जैसे आपने सुना होगा कि अक्सर जब सरकार होती है, सरकार के ऊपर ये दबाव आता है कि किसी खास वस्तु के ऊपर जो जीएसटी को कम किया जाए या जीएसटी ज्यादा किया जाए। या आपने सुना हो कई बार ज्वेलरी के ऊपर जीएसटी जो है कम होता है, कई बार ज्यादा हो जाता है, या पेट्रोल उत्पाद के ऊपर सरकार जीएसटी कम कर देती है, ज्यादा कर देती है। तो सरकार का जो अपना नियम है या सरकार की जो अपनी पॉलिसीज है, उन पॉलिसीज के हिसाब से जो जीएसटी होती है, जो सर्विस टैक्स जो सेक्शन होते हैं, उन पर अलग अलग लगती है। इवन एक ही जो प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, हम कार की बात करते हैं, कार के अंदर भी हम देखते हैं
कि अगर मान लीजिए पेट्रोल की कार है तो उसके अंदर जो जीएसटी होती है उसकी अलग वैल्यू होती है। ऐसे अगर वो मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉनिक जो वो है क्या नाम है व्हीकल्स है, सरकार ये चाहती है कि जो इलेक्ट्रिकल यानी कि जो बिजली से चलने वाली व्हीकल्स हैं उनकी बिक्री ज्यादा हो। तो उनकी बिक्री ज्यादा होने के लिए सरकार कोशिश करती है, बिक्री होने के लिए वो सस्ते हो जाएंगे तो उनकी डिमांड ज्यादा होगी। सस्ते होने के सरकार क्या करती है कि उस चीज की जो टैक्सेस है उस टैक्सेस को जीएसटी को कम कर देती है। तो उससे उसकी वैल्यू उसकी जो कॉस्ट है कॉस्ट कम हो जाती है, यानी उसकी प्राइस कम हो जाता है। तो ऐसी ही स्थिति में सरकार की जो जीएसटी होती है वो जीएसटी को भी सतत एक जैसी नहीं रहती। सरकार उस पर लगातार जो है रिव्यू करती रहती है। वस्तुओं की और सेवाओं के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो कम होते रहते हैं और ज्यादा भी होते रहते हैं। हर अपने बजट में देखा होगा, बजट में कई बार किसी चीज पर टैक्स बढ़ जाता है, किसी चीज पर कम हो जाता है, कई बार बीच में भी ऐसा होता है। या मान लो कोई आपात स्थिति हो जाती है, या मान लीजिए बहुत ज्यादा पेट्रोल की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इंटरनेशनल प्राइस बहुत बढ़ गया है और उसके बढ़ने से उसकी कीमत बढ़ गई है। लेकिन हम सरकार ये चाहती है कि जो लोकल जो मार्केट है, लोकल जो बाजार है, उस बाजार के अंदर उसकी वैल्यू उसकी कीमत कम रहे। तो ऐसी स्थिति में जो उससे संबंधित टैक्स है उस टैक्स को कम कर देती है। इसके अलावा और भी वस्तु जो हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार होती है वो निर्णय लेती है और स्टेट गवर्नमेंट भी निर्णय लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी निर्णय लेती है और इस तरह से टैक्स जो है कम और ज्यादा उनकी दर तय होती है। अच्छा, ये बताइए कि जीएसटी भरने की प्रक्रिया क्या होती है और क्या हर महीने की बिक्री का रिटर्न भरने की तारीख इसमें कोई तय होती है क्या, किस तारीख को रिटर्न भरना है? देखिए, प्रक्रिया तो बहुत सिंपल है अगर समझा जाए तो। हर महीने की 15 तारीख तक कोई भी व्यक्ति जो जीएसटी के अंदर जिसने अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है, यानी जिसने अपने आप को जीएसटी नंबर ले रखा है, उसको उसके पास जितनी आवक हुई यानी जितनी भी उसके पास इनकमिंग हुई, जितना उसने परचेज किया और जितना उसने सेल किया, उन बातों को दोनों अकाउंट्स को ध्यान में रखते हुए जो जीएसटी होता है उसको हर 15 तारीख को जो उसके हिसाब से जीएसटी मिलता है उस जीएसटी को जमा कराने की प्रक्रिया है। तो इसीलिए है कि हर महीने अगर जीएसटी जमा होगा तो जो दुकानदार है या व्यापारी है उसके पास जो टैक्स है उसका टैक्स का बोझ उसके ऊपर नहीं बढ़ेगा, वो समय से जीएसटी दे सकेगा। सरकार के पास जीएसटी समय से आएगी और सरकार उस पर कार्य कर सकती है। रही प्रक्रिया की बात, तो प्रक्रिया को अगर हम जाएंगे इंटरनेट के ऊपर देखेंगे तो प्रक्रिया भी बहुत मुश्किल नहीं है। आप आसानी से, तो प्रारूप भी है, आप आसानी से देखेंगे कि किस तरह से जीएसटी भरी जाती है। अगर 2, 4, 5 बार देखेंगे तो एक आम व्यक्ति भी जीएसटी को मतलब 2 दिन 4 दिन के अंदर उसकी प्रक्रिया को भरेगा तो उसको जीएसटी भरना आ सकता है। यानी छोटा व्यापारी स्वयं से भी जीएसटी भर सकता है। जी बिल्कुल, छोटा व्यापारी भी जीएसटी आसान से भर सकता है, क्योंकि इससे पहले ही कहा जाता था कि इसका प्रोसीजर बहुत टफ है। उस प्रोसीजर को शायद बाद में आसान बनाने की भी कोशिश ऋषिपाल जी की गई थी, क्योंकि इसके ऊपर भी कई सवाल खड़े किए थे, कुछ खामियां हैं, कुछ डिफिकल्ट इसका प्रोसीजर है, लेकिन बहुत आसानी से आपने समझा दिया कि आखिर क्या प्रोसीजर है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, आप इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।